सुखपुर नाम के गांव में धर्म सिंह अपने बेटे अशोक के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी अशोक को जन्म देते ही गुजर चुकी थी। धर्म सिंह के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उसने अपना व्यापार बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था। उसके गोदाम पर कई मजदूर काम किया करते थे। अरे धर्म सिंह, कैसे हो भाई? अरे आओ आओ प्रताप, बड़े दिनों बाद आए। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वह हुआ या नहीं? उसी के बारे में बात करने तो आया हूँ। अच्छा, तो जल्दी से बता, लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, स्वभाव की कैसी है और उसके माँ बाप क्या करते हैं? अरे रुको रुको धर्म सिंह, बताता हूँ। इतने सारे सवाल एक साथ, मुझे बोलने का मौका तो दो भाई। लड़की तो बहुत अच्छी है, सरल स्वभाव की है, दिखने में भी अच्छी है और उसके माँ बाप घर से ना ज्यादा अमीर है और ना ही गरीब, बस ठीक ठाक है। लेकिन तुम्हें तो संस्कारी चाहिए। ये लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की है। प्रताप, लड़की सिर्फ संस्कारी ही नहीं, उसके अंदर मेरे बेटे से भी ज्यादा दिमाग होना चाहिए। तुम तो जानते हो प्रताप, अशोक उतना होशियार नहीं है। वह किसी के भी बाद में आ जाता है, उसे कोई भी आसानी से ठग लेता है। इतना सीधा और भोलापन भी सही नहीं कि कोई भी आकर उसे ठग ले। मुझे उसकी इसी बात के लिए फिक्र होने लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ अशोक की होने वाली पत्नी अशोक से भी ज्यादा होनहार और समझदार हो। अगर ऐसी लड़की अशोक के लिए मिल गई तो मुझे अशोक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा क्या है प्रताप, मैं आज हूं कल नहीं। दोनों बच्चों को एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी बितानी है। मैं हमेशा तो अशोक के साथ नहीं रह सकता ना। अब हमारे बचे ही कितने दिन हैं। बस मैं अशोक के लिए निश्चिंत होकर मरना चाहता हूँ। इसलिए मुझे ऐसे ही लड़की चाहिए जैसा मैं कह रहा हूँ। अरे तुम चिंता क्यों करते हो धर्म सिंह? वह लड़की बिल्कुल वैसी है जैसा तुम कह रहे हो। बहुत गुणवान है और होशियार भी है। वह तुम्हारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी और तो और हमारे अशोक को भी संभाल लेगी। दिमाग में भी काफी तेज है। तुम किसी बात की कोई चिंता मत करो। बस तुम ये बोलो, लड़की देखने कब आ रहे हो? अब तुम इतना कह रहे हो तो लड़की ठीक ही होगी। तो ठीक है, हम जल्द से जल्द उसे देखना चाहेंगे। मैं अशोक से बात करता हूँ। तुम लड़की वालों को कह दो कि हम कल ही उनके घर लड़की देखने आएंगे। ये हुई ना बात। अच्छा भाई, ठीक है, मैं चलता हूँ और लड़की वालों को भी बता देता हूँ ताकि वह भी तैयारी में रहे। तुम अशोक से बात कर लो। मैं तो यही चाहता हूँ कि यह रिश्ता जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि लड़की वाले भी मेरे रिश्ते में ही लगते हैं। तो मैं उसे बिटिया को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही अच्छी है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें सही लगे तो तुम रिश्ता कर ही लेना, ज्यादा मत सोचना। हाँ प्रताप, वह सब तो बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें एक बार लड़की से मिलना है, उसके बाद ही हम आगे का फैसला कर पाएंगे। हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ भाई, ठीक है, तुम बाद में फैसला ले लेना। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि लड़की में कोई कमी नहीं है। फिर भी जैसी तुम्हारी इच्छा। अब मैं चलता हूँ। धर्म सिंह अपने बेटे अशोक को बुलाकर कहता है, जी पिताजी, आपने बुलाया, कुछ काम था? हाँ अशोक, यहाँ आओ
और हमारे पास बैठो। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल हमने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है। हम कल ही उसके घर जाएंगे। लेकिन पिताजी, यह कुछ जल्दी नहीं हो गया? अभी तो मेरी उम्र भी नहीं है। बेटा, जब हम तेरी उम्र के थे तब तू पैदा हो गया था और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी उम्र नहीं है। बेटा, सही उम्र में शादी हो जाए तो ही अच्छा रहता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए तुम्हारी शादी हो जाए, बहू इस घर में आ जाए और सारे घर को संभाल ले। कोई और बात हो तो तुम बता सकते हो। क्या तुमने कोई और लड़की देख रखी है? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। कल हम जब लड़की देखने जाएंगे तब तुम लड़की से अकेले में 3 सवाल करना। अगर वह लड़की तीनों सवाल के जवाब सही देती है तो ही हम उनके घर रिश्ता जोड़ेंगे, नहीं तो हम यह रिश्ता नहीं करेंगे। फिर चाहे वह लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, फिर भी हम यह रिश्ता नहीं करेंगे। ऐसा क्यों पिताजी? और मैं कौन से 3 सवाल करूं? वह सवाल मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और हाँ, अगर वह लड़की तीनों सवालों के जवाब सही से दे पाए तो ही तुम शादी के लिए हाँ करोगे, नहीं तो तुम मना कर देना। अगर वह लड़की कुछ भी ना बोल पाए तो समझ जाना वह तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन पिताजी, सवाल जवाब से इस बात का पता लगाना कि वह मेरे लायक है भी या नहीं, ये कैसे संभव है? एक समझदार लड़की ही उन सवालों के जवाब दे सकती है। हर कोई उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, और मुझे तुम्हारे लिए ऐसे ही लड़की चाहिए जो उन सवालों का जवाब दे पाए। बेटा, मैंने दुनिया देखी है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए ऐसे ही लड़की की जरूरत है जो इतनी समझदार हो। जो लड़की उन सवालों के जवाब दे पाएगी वह तुम्हें भी बहुत अच्छे से संभाल पाएगी, और तो और तुम उस लड़की पर आंख मूंद कर भरोसा कर पाओगे। यह मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं उस लड़की से आपके 3 सवाल ज़रूर पूछूंगा, और मैं वादा करता हूँ पिताजी, और ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर वह लड़की सवालों के जवाब ना दे पाई तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, तो हम कल चलते हैं। अगले दिन धर्म सिंह अशोक को लेकर लड़की वालों के यहाँ जाता है। भाई साहब, आपकी बिटिया तो हमें पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़का और लड़की को एक बार अकेले में बात करने दिया जाए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई साहब, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो बड़ों के सामने नहीं की जाती। हम चाहते हैं यह दोनों आपस में थोड़ी जान पहचान बढ़ा ले और आपस में बात कर ले, तभी हम आगे की बात कर पाएंगे। माफ करना भाई साहब, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। शादी से पहले हम हमारी लड़की को किसी लड़के के साथ अकेले में बात करने कैसे दे सकते हैं? हमारे लोग क्या कहेंगे? आप किस जमाने में जी रहे हो भाई साहब? आजकल तो यह सब चलता है, और आजकल आप देख नहीं रहे कि जमाने में क्या हो रहा है। इससे अच्छा दोनों को आपस में बात करने कर लेने दीजिए, ताकि सारी बातें साफ रहे और आगे बात करने में आसानी हो। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात रह जाए जिसकी वजह से हमें शादी में दिक्कत आए, या फिर शादी के बाद दिक्कत आ जाए। अगर फिर भी आपको एतराज है तो रहने दीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, कहीं ना कहीं आप भी सच कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। बेटी सुषमा, जाओ। फिर सुषमा और अशोक बाहर आ जाते हैं। सुषमा कुछ बोल नहीं पाती।
अशोक मन ही मन सोचता है। क्या करूं? कहां से शुरू करूं? क्या पूछूं? पिताजी ने जो कहा था वही सवाल पूछ लूं क्या? एक काम करता हूं, वही 3 सवाल पूछ लेता हूं। अगर उनके सही जवाब मिले तो ही आगे बात करूंगा, नहीं तो नहीं। सुनो, मैं तुमसे कुछ सब पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? हाँ, पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? मेरे 3 सवाल हैं। उसमें से पहला है, वह कौन सी चीज़ है जो कम होकर भी भारी होती है और ज़्यादा होकर भी हल्की रह जाती है? और मेरा दूसरा सवाल, कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है? और मेरा तीसरा सवाल, वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं लेकिन तोड़ने पर खत्म हो जाता है? तीनों सवाल सुनकर सुषमा का सिर घूम जाता है। वह बोलती है, ऐसे सवाल तो मैंने आज तक नहीं सुने। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कुछ और पूछिए ना। इन पहेलियों के जवाब तो मेरे दिमाग से बाहर है। मैं इनका जवाब नहीं बता पाऊंगी। मेरे पास यही 3 सवाल है। अगर तुम्हें जवाब पता हो तो बता दो। मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता, बस मेरी यही सवाल है। जी माफ करना, लेकिन मेरे पास इन तीनों सवालों का कोई जवाब नहीं। अशोक उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है। मुझे लगा यह बहुत समझदार है, इसे सारे सवालों के जवाब आते होंगे, लेकिन मैं गलत था। इसलिए तो मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब पिताजी के अनुसार यह लड़की मेरे लिए सही नहीं है। वैसे लड़की तो मुझे पसंद है, लेकिन मैं मेरे पिताजी की आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझसे ज़्यादा अनुभव उन्हें है। वह मेरा भला ही चाहेंगे। एक काम करता पिताजी को ये बात बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। दोनों वापस आ जाते हैं। फिर धर्म सिंह अशोक से कहता है, बेटा, जो पूछना चाहिए था वह पूछ लिया। जी पिताजी। ठीक है, तो भाई साहब अब हम चलते हैं। हम आपको 1-2 दिन में हमारा फैसला बता देंगे। जी भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा कहकर धर्म सिंह और अशोक वहां से घर आ जाते हैं। धर्म सिंह अशोक से पूछता है तो अशोक बताता है, हाँ पिताजी, मैंने वही 3 सवाल उस लड़की से पूछे थे, लेकिन पिताजी जवाब देना तो छोड़ो, उस लड़की को मेरे सवाल ही समझ में नहीं आए। वह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाई। कोई बात नहीं बेटा, हमें ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जो इन 3 सवालों का जवाब दे पाए। यह लड़की नहीं दे पाई तो क्या हुआ? दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे लिए ऐसे ही लड़की चुनेंगे जो वाकई में समझदार हो और इन सारे सवालों का जवाब दे पाए, क्योंकि ऐसे ही लड़की तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगी। ठीक है पिताजी। धर्म सिंह उस रिश्ते के लिए मना कर देता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अशोक के लिए और एक रिश्ता देखा जाता है और पहले रिश्ते की तरह अशोक उस लड़की से यही 3 सवाल पूछता है, लेकिन यह लड़की भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाती। देखते देखते ऐसे बहुत से रिश्ते हो जाते हैं। धर्म सिंह चिंता में पड़ जाता है। उम्र हो जाने के कारण उसकी तबीयत डगमगाने लगती है। पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? मैंने कहा ना, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। चिंता के मारे देखो अपने हालात क्या कर ली है। पिताजी, आज न कल हमें ऐसी लड़की मिल ही जाएगी। ऐसा आप ही कहते थे ना, अब देखो आप ही हिम्मत हार रहे हो। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, आप भी चिंता मत कीजिए। हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो। और हाँ बेटे, हमें व्यापार के सिलसिले में शहर जाना था। शहर में हमारा एक दोस्त है, उसे पैसे देने हैं। अरे पिताजी, मेरे रहते हुए आप चिंता क्यों करते हो? आपकी जगह मैं चला जाता हूँ। नहीं बेटे, तुम आज तक कभी इस गांव से बाहर नहीं गए हो, तुम नहीं कर पाओगे।
आप ऐसा क्यों कहते हो पिताजी? भले ही मैं आज तक बाहर नहीं गया, लेकिन आप मुझे एक मौका तो दीजिए कि मैं बाहर निकल पाऊं और कुछ कर दिखाऊं। पिताजी, मैं आज तक शहर नहीं गया। मुझे भी देखना है कि शहर कैसा है। मैं वहां जाना चाहता हूं पिताजी, और मैं आपकी दोस्त से मिलकर उन्हें पैसे भी दे दूंगा। अशोक जिद करने लगता है तो धर्म सिंह मान जाता है और अशोक को पैसों की एक बैग देकर शहर के लिए भेज देता है। रास्ते में अशोक को कुछ चोर मिल जाते हैं। ए लड़के, चुपचाप यह बैग हमें दे दो। कौन हो तुम लोग? और यह बैग मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम चोर हैं। चुपचाप ये बैग हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें यही जान से मार देंगे। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सीधी तरीके से बैग दे दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे यह बैग नहीं ले पाओगे। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चोर और अशोक के बीच हाथापाई होने लगती है और वह चोर लोग अशोक को बहुत मारते हैं और उसके बाद उससे वह बैग छीनकर वहां से भाग जाते हैं। अशोक वहीं बेहोश पड़ा होता है। फिर दूसरे दिन अशोक को जब होश आता है तो वह एक घर में होता है। उसके सामने एक शोभा नाम की औरत खड़ी होती है। अशोक झट से उठता है और उससे पूछता है, जी, आप कौन? और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम जंगल के रास्ते में बेहोश पड़े थे। तुम्हें बहुत चोट भी लगी थी। मेरी बेटी तुम्हें यहाँ लेकर आई है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, वह मुझे याद आया। मैं शहर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे कुछ चोर मिल गए। उनसे मेरे हाथापाई हो गई थी। शायद इसी वजह से मैं बेहोश हो गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई। नहीं तो पता नहीं जंगल में रात गए मेरा क्या होता। वो लोग मेरी बैग लेकर भी भाग गए। उसमें बहुत सारे पैसे थे। कोई बात नहीं बेटा, जान है तो जहान है। वैसे पैसे तो और कम लोगे। अगर तुम्हारी जान चली जाती तो फिर लौट कर नहीं आती। उन पैसों के बारे में सोचना छोड़ दो। शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो। वैसे बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा घर कहाँ है? जी चाची, वह मैं सुखपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं। मैं व्यापार के सिलसिले में ही शहर जा रहा था, लेकिन अब शहर जाने का कोई सवाल ही नहीं आता। जिस काम से जा रहा था वह तो हो नहीं पाया। अब मुझे वापस ही लौटना होगा। चाची, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? तुम्हें चोट लगी है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। रास्ते में तुम्हें चक्कर आ सकते हैं। उससे अच्छा तुम थोड़ी देर यहीं रुको। मेरी बेटी खाना बना रही है। तुम खाना खा लो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। जी ठीक है चाची, वैसे मुझे भूख भी बहुत लगी है। शोभा अपनी बेटी कुसुम को आवाज देती है। बेटी कुसुम, खाना हो गया हो तो जल्दी से लगा दो। जी अम्मा, बस हो ही गया, अभी लाई। कुसुम अशोक के लिए खाना लगा देती है। कुसुम दिखने में काफी सुंदर होती है। अशोक उसे देखता ही रह जाता है। फिर अशोक खाना खाने लगता है और थोड़ी देर वही लेटकर आराम करता है। फिर शोभा जाकर अशोक से पूछती है, बेटा, तुम्हें खाना पसंद तो आया ना? मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया था। जी चाची, खाना तो बहुत बढ़िया था। मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया है। मेरा तो पेट ही भर गया। मेरी बेटी खाना ही ऐसा बनाते हैं कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाए। मेरी बेटी कुसुम बहुत ही गुणवान है। जी चाची, आपने सही कहा। वैसे चाची, आप दोनों यहाँ अकेले रहती हो? कुसुम के पिताजी कहाँ हैं और क्या काम करते हैं?
बेटा, हम दोनों माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। कुसुम के पिताजी तो कुसुम जब छोटी थी तभी गुजर गए। तब से हम जैसे तैसे लोगों के घर में काम करके अपना घर चलाते हैं। कभी लकड़ियां बेचते हैं तो कभी लोगों के घर बर्तन कपड़े धो देते हैं। ऐसे ही हमारा घर का गुजारा हो जाता है। मुझे खुद की तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अपनी बेटी की बहुत चिंता सताती है। शादी लायक उम्र हो गई है और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं उसकी शादी कर सकूं। उसे लोगों के घर पर काम पर भेजने के लिए भी झिझक महसूस होती है। तुम्हें पता नहीं बेटा, आजकल के लोग बहुत गंदे होते हैं। पता नहीं कब किसकी बुरी नज़र मेरी बेटी पर पड़ जाए, इसलिए मुझे उसकी चिंता सताती है। बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो फिर मैं निश्चिंत होकर मर सकती हूँ। फिर मुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। लेकिन पता नहीं भगवान ने कब उसके नसीब में शादी लिखी है। आप चिंता मत कीजिए चाची, आज न कल उसकी शादी भी हो ही जाएगी। जोड़े तो भगवान बनाता है। कुसुम के लिए भी भगवान ने बहुत अच्छा लड़का बनाया होगा, क्योंकि कुसुम स्वभाव की इतनी अच्छी है। उसने तो मुझ पर मेरी जान बचाकर एहसान किया है। आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। सचमुच चाची, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चाची, अब मुझे देरी हो रही है। पिताजी चिंता कर रहे होंगे। मुझे लौटना होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। कभी यहाँ गुजारोगे तो घर जरूर आना। जी बिल्कुल चाची, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर अशोक वहां से लौट जाता है और घर जाकर धर्म सिंह को सारी बातें बताता है। धर्म सिंह अशोक से कहता है, भला हो उन माँ बेटी का जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई, नहीं तो आज मैं मेरा बेटा खो देता। लेकिन पिताजी, आपने जो बैग दिया था वह सारे के सारे पैसे वह चोर ले गए। अब हम क्या करेंगे पिताजी? आपके शहर वाले दोस्त को पैसे देने थे ना? तुम पैसों की चिंता क्यों करते हो? हमारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती वह पैसे नहीं थे। तुम वह बात अपने दिमाग से निकाल दो। तुम घर वापस आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। अशोक अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और वह कुसुम के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन अशोक बाजार की ओर जा रहा होता है, तभी उसे वही लड़की कुसुम मिलती है। अशोक उसे देख बहुत खुश हो जाता है और उसे जाकर बोलता है, अरे कुसुम, तुम यहाँ? कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे ऐसे हैं? अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम था? हाँ, वो मैं बाजार आई थी, कुछ सब्जियों खरीदनी थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो बाजार में माँ ही आती है। चाची को क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? अब उनकी उम्र भी तो हो चली है ना, उसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। सालों से मेरी माँ काम करती आई है, अब उनके हाथ पैरों में उतनी जान नहीं बची, इसलिए थोड़ा भी काम करती है तो थक जाती है। हाँ, वह भी है। ठीक है, तुम घर जाओ और चाची का अच्छे से ख्याल रखो। कुसुम वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुसुम अक्सर उस बाजार में आया करती है और अशोक भी बाजार में जाने लगता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अशोक और कुसुम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन अशोक अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। क्या बात है बेटा?
ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताने के लिए इतना झिझक रहे हो? साफ साफ बताओ, बात क्या है? तुम्हें मुझसे बात करने के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? दरअसल पिताजी, बात ही कुछ ऐसी है। पिताजी, दरअसल एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, यह तो अच्छी बात है कि तुमने खुद अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली, और तुमने पसंद की है तो लड़की अच्छी होगी। लेकिन बेटा, मैंने जो तुमसे 3 सवाल वाली बात कही थी वह तो याद है ना? क्या तुमने उन 3 सवालों के बारे में उस लड़की से पूछा? नहीं पिताजी, मैंने उसे लड़की से उन 3 सवालों के बारे में कोई बात नहीं की। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी उससे उन 3 सवालों के बारे में बात कर लूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अशोक कुसुम से बाजार में एक मिलता है और उससे 3 सवाल के बारे में पूछता है और फिर घर जाकर धर्म सिंह से कहता है, पिताजी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने कुसुम से उन 3 सवालों के जवाब पूछे और पिताजी, उसने उन सारे सवालों के सही सही जवाब दिए हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? यह तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आखिरकार मेरी तलाश पूरी हुई। मैंने तुम्हारे लिए जिस लड़की की तलाश कर रहा था वह कुसुम ही थी। आज तूने यह बताकर मेरा दिल खुश कर दिया। अब मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। लेकिन पिताजी, कुसुम हैसियत में हमारे बराबर की नहीं है। आपको इस बात से कोई एतराज तो नहीं है ना? दरअसल कुसुम अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती है। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। वे दोनों बहुत ही गरीब हैं। बेटा, अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अमीरी गरीबी से मुझे फर्क पड़ता तो तुम्हारे लिए तो मैंने एक से बढ़कर एक रिश्ते देखे थे, लेकिन मैंने उन रिश्तों को नकार दिया। मुझे बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो जिंदगी पर तुम्हारा साथ दे सके, इसलिए मैंने वह शर्त रखी थी। बेटा, वैसे कुसुम ने उन 3 सवालों का क्या जवाब दिया? पिताजी, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। आज तक आपने मेरे लिए जितने भी रिश्ते देखे, मैंने बस इन्हीं सवालों के वजह से उन रिश्तों को मना कर दिया। पिताजी, मैं कभी आपके खिलाफ जा सकता हूँ? मेरा यकीन कीजिए पिताजी, कुसुम ने सारे सवालों का जवाब सही सही दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कुसुम इन सवालों का जवाब जानती है। मैं खुद हैरान रह गया पिताजी। धर्म सिंह सोच में पड़ जाता है। मैं नहीं जानता कि कुसुम ने उन सवालों के जवाब ठीक से दिए हैं या नहीं, लेकिन जहां तक मैं अशोक को जानता हूं वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। आज तक उसने न जाने कितने रिश्ते मेरी वजह से ठुकराए हैं। मुझे अशोक पर इतना भरोसा तो करना ही चाहिए। अगर मैं उसे ज्यादा जोर देकर पूछता हूं तो उसे बुरा लग जाएगा। शायद उसे कुछ बहुत पसंद हो गई है। शायद भगवान ने उसके नसीब में कुसुम को ही लिख रखा हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का मन टूट जाए। इससे अच्छा रहने देता हूं। और वैसे भी मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर वह कुसुम से शादी करना चाहता है तो यही सही। पिताजी, आप किस सोच में पड़ गए? आपको कोई एतराज है क्या? अगर आप नहीं चाहते तो मैं यह शादी नहीं करूंगा। बोलिए ना पिताजी, क्या बात है? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कुसुम से करवाते हैं। यह सुन अशोक बहुत खुश हो जाता है और फिर धर्म सिंह अशोक का रिश्ता लेकर कुसुम के घर जाते हैं। कुसुम और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। सचमुच मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए हुए होंगे, इसलिए आज भगवान ने मेरे झोली में इतनी सारी खुशियाँ डाल दी।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सपना नहीं सच है समधन जी। हम जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। और हाँ समधन जी, शादी को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शादी का सारा खर्च हम उठाएंगे। बस आप अपनी बेटी हमारे बेटे के लिए दे दीजिए। फिर कुसुम और अशोक की शादी हो जाती है। कुसुम अशोक के घर आ जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। धर्म सिंह की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। उसका इलाज चलता है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पाता। एक दिन धर्म सिंह कुसुम से कहता है, बेटा कुसुम, मुझे तुम एक बहुत जरूरी बात बतानी है जो मैंने आज तक अशोक को नहीं बताई। बेटी, मेरा बेटा बहुत भोला है, किसी की भी बात में आ जाता है। उसे बुरे लोगों की पहचान नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरे बेटे को अच्छी तरह से संभाल सकोगी और मेरे कारोबार को भी। इसलिए यह राज मैं सिर्फ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। धर्म सिंह कुसुम को एक कमरे में लेकर जाता है। वहां एक बहुत बड़ा पुराना संदूक होता है। धर्म सिंह उसे खोलकर कुसुम को दिखाता है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। यह सब देख कुसुम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। धर्म सिंह कुसुम से कहता है, बेटी, ये सिक्के मैंने अपने बेटे के लिए सुरक्षित रखे हैं। अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए कि मेरे बेटे को इसकी जरूरत पड़े, उसी दिन तुम इस बात का जिक्र करना। तब तक यह बात अपने तक ही रखना। याद रहे बेटी, तब तक यह बात अशोक को पता नहीं चलनी चाहिए। जी पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। आपने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस बारे में इनसे कुछ नहीं कहूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। जब मेरे बेटे को वाकई में इसकी जरूरत पड़े, तुम उसी दिन उसे बताना। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन धर्म सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़ देता है। अशोक अपने पिता के लिए बहुत रोता है, लेकिन कुसुम उसे बहुत संभालती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब कुसुम के तेवर बदलने लगते हैं। वह अशोक से अपने लिए महंगी महंगी चीज मंगवाती है और खुद भी शहर के बड़े बड़े बाजारों में जाकर बहुत खर्चा करने लगती है। अशोक को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर कुसुम अपने माँ के लिए भी एक बड़ा सा घर बनवा लेती है। धीरे धीरे कर अशोक कंगाल होने लगता है। एक दिन कुसुम अशोक से कहती है, सुनो, मेरे रिश्तेदार के यहाँ अगले हफ्ते एक शादी है। मेरे पास जो गहने पड़े हैं वह पुराने हो चुके हैं। मैं उन्हें न जाने कितनी बार पहन चुकी हूँ। मुझे सोने के नए गहने बनवा कर चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो कुसुम? तुम मेरी हालत तो जानती हो। पूरा व्यापार चौपट हो गया है। मुनाफा तो छोड़ो, नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और तुम्हारे पास इतने महंगे महंगे गहने होने के बावजूद तुम नए गहने कैसे मांग सकती हो? तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें कुछ अक्ल है या नहीं? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें गहनों की पड़ी है। वह मैं कुछ नहीं जानती। मुझे गहने चाहिए तो चाहिए। तुम कुछ भी करो और मुझे गहने ला कर दो। तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे खुश रखोगे, और आज मैंने तुमसे कुछ गहने क्या मांग लिए? तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुमने इसी दिन के लिए मुझसे शादी की थी? अगर तुम मुझे गहने लाकर नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हारी गरीबी तुम्हें मुबारक हो। तुम अकेले ही अपने गरीबी के साथ रहो।
अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें पैसे लाने ही होंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कुसुम? तुम्हें इस समय मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहिए। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि तुम मुझे गहने दिला रहे हो या नहीं। बकवास मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सोने के गहने मांग रही हो। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे लगा तुम एक नेक दिल और समझदार लड़की हो, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम किस किस्म की लड़की हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने पिताजी से झूठ बोला कि तुमने मेरे तीनों सवालों का जवाब दिया है, जबकि तुमने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। शायद तुम मेरे लायक थी ही नहीं। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन मैं पिताजी के खिलाफ ना जाता तो आज मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अच्छा, तो यह बात है। तो तुमसे किसने जबरदस्ती की थी? क्या जरूरत थी तुम्हारे पिताजी से झूठ बोलने की? उन्हें साफ साफ कह देते ना। मुझे उन तीनों सवालों के जवाब नहीं पता थे, इसलिए मैंने नहीं दिए। झूठ तुमने बोला है, मैंने नहीं। अब मुझसे क्या बहस करते हो? शादी तुमने की है तो तुम ही भुगतोगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक दिन मुझसे ऐसी बात करोगी। शादी से पहले तो बहुत भोली बनती थी, लेकिन अब तुम्हारा असली रूप सामने आ रहा है। ठीक है, तुम्हें अपने मायके जाना है ना, तो जाओ। मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गलती की है तो मैं ही भुगतूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और खबरदार, मेरे पीछे आने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारे घर में लौट के तभी आऊंगी जब तुम पैसे कमा कर लाओगे। आज तक अपने पिताजी के पैसों पर जीते आए हो। खुद की तो 1 रुपये की कमाई नहीं है। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो पैसे कमा कर दिखाओ, कुछ काम करो। अशोक को यह सारी बातें सुन बहुत बुरा लगता है। वह अपने कारोबार को लेकर बहुत चिंतित रहता है। वह व्यापार के लिए बहुत से लोगों से कर्ज उठना है, लेकिन उसका नुकसान ही होता है। उसे बहुत से लोग ठग लेते हैं। एक दिन उसे ख्याल आता है, शहर में पिताजी के दोस्त रहते हैं, क्यों ना मैं उनकी मदद ले लूं। वही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे तो व्यापार के बारे में इतना कुछ नहीं पता, लेकिन उनसे मदद लूंगा तो शायद मेरा व्यापार फिर से चल पड़े। इत्तेफाक से उसी दिन धर्म सिंह का दोस्त मोहनलाल अशोक के घर आता है और अशोक मोहनलाल को सारी बातें बता देता है। मोहनलाल अशोक से कहता है, बेटा, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारे हालत इतनी खराब कैसे हुई? तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हारे लिए अपनी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा छुपा कर रखा था। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा? उसे तो इस बारे में पता है। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, और मेरी पत्नी को इस बारे में कैसे पता हो सकता है? पिताजी ने किसी जायदाद के बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की। अगर मैं ही इस बारे में नहीं जानता तो कुसुम कैसे जान सकती है? बेटा, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे शादी के बाद शहर आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने कुसुम को इस बारे में बताया है, और वह बड़ा हिस्सा कहाँ छुपाया है ये कुसुम जानती है। क्या बात कर रहे नाक रहे हो चाचा जी? इसका मतलब कुसुम यह सब जानबूझकर कर रही है। चाचा जी, मुझे जल्द से जल्द वो पैसे उस जगह से निकालने होंगे, नहीं तो कुसुम मुझसे पहले वह सारे पैसे वहाँ से गायब न कर दे। कुसुम फिलहाल घर पर नहीं है। वह मुझे जानबूझकर झगड़ा करके गई है। उसे लगा होगा कि काम के बहाने मुझे बाहर भेज देगी ये कि, और फिर आकर
यह सारी दौलत यहाँ से निकाल लेगी। और मैं भी यही करने जा रहा था। मैं आपके पास शहर ही आने वाला था। हाँ बेटा, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, वह झूठ का साथ कभी नहीं देगा। तुम सच्चे हो बेटा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बुरे समय के लिए तुम्हारे लिए इतना कुछ करके रखा था। उस लड़की ने इस बात का फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे पिताजी का भरोसा तोड़ा है। और दोनों पूरे घर में ढूंढते हैं। फिर एक जगह पर उन्हें वह सारे सोने के सिक्के मिल जाते हैं। यह देख अशोक को बहुत बुरा लगता है। उसे अपने किए का बहुत पछतावा होता है। अशोक बेटा, जल्दी से यह सारे सोने के सिक्के समेट लो और चलो यहाँ से। मुझे यकीन है वह यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहां कुसुम आ जाती है और उसके साथ एक दूसरा आदमी भी होता है। कुसुम उससे कहती है, लगता है अशोक घर पर नहीं है। जल्दी करो, वह सोने के सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, इससे पहले वह अशोक वापस आ जाए। मैंने इसी दिन के इंतजार में तो उससे शादी की थी। इस अशोक की दौलत के लिए ही हमने उसे फंसाया था। मुझे नहीं पता था उसके पिताजी ने उसके लिए इतनी सारी धन दौलत रखी है। उसके पिताजी भी कितने बेवकूफ़ हैं। उसने अपने बेटे को नहीं बताया, बल्कि मुझे इस बारे में बताया। खैर, अच्छा ही है। अगर वह मुझे ना बताते तो इतना बड़ा खजाना हमारे हाथ नहीं लगता। इसकी दौलत के लिए न जाने हमने क्या कुछ नहीं किया। इसे तो पता भी नहीं होगा कि जिस रास्ते से यह शहर की ओर जा रहा था, उस रास्ते में उसके पैसों का बैग तुमने ही चुराया था, ताकि हमें वह पैसे भी मिल जाए और तो और मेरा उसके घर के लिए रास्ता भी खुल जाए। फिर आगे तो सब मन मुताबिक ही होता गया। सारी बातें सुन अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दोनों उस जगह सोने के सिक्के ढूंढते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। तो वह आदमी बोलता है, ये क्या है कुसुम? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम तो कह रही थी बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अरे यही थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए। मैं भी यही सोच रही हूँ, आखिर सोने के सिक्के जा कहाँ सकते हैं। झूठी मक्कार कहीं की। तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है। तुम जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो। जब तुम्हें मुझे सोने के सिक्के देने ही नहीं थे तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आया हूँ। कोई तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद नहीं जानती कि वह सोने के सिक्के कहाँ गए। मेरा यकीन करो, सोने के सिक्के यही थे। वह दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। उन दोनों की यह सारी बातें सुनकर अशोक के होश उड़ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा आप यहाँ रुकना सही नहीं। तुम चलो मेरे साथ। चाचा जी, मैंने अपने पिता से झूठ बोला। आज मुझे इस बात की सजा मिल रही है। मोहनलाल, बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम अपने आने वाले जिंदगी के बारे में सोचो। अगर तुम ही बारे में सोचते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर मोहनलाल की बेटी रोशनी आ जाती है। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, तुम घर कब आई? तुम तो परसों आने वाली थी ना, तो फिर आज कैसे? अब चाची की तबीयत ठीक है, इसलिए मैं आज ही आ गई। अच्छा, ये बात है। बेटा अशोक, ये मेरी बेटी रोशनी है। अपने चाचा के घर गई थी। दरअसल इसकी चाची की तबीयत बहुत खराब थी और उनकी कोई संतान भी नहीं है और ना ही कोई ख्याल रखने वाला है। तो रोशनी कुछ दिनों के लिए वहां चली गई थी। वैसे पिताजी, यह कौन है और क्या बात है? आप दोनों बहुत परेशान भी लग रहे हो। अशोक रोशनी को सारी बातें बताता है।
सचमुच तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। तुम्हें ऐसी लड़की पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ वह 3 सवाल क्या थे? हाँ बिल्कुल। पहला सवाल है, वह कौन सी चीज़ है जो कम होकर भी भारी होता है और ज़्यादा होकर भी हल्का हो जाता है? इतनी सी बात, यह तो बहुत आसान सवाल है। वह चीज है ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, और एक तरफ बेईमानी से कमाया हुआ पैसा। जब ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा कम भी हो फिर भी उसकी कीमत बढ़ जाती है, और बेईमानी से कमाया हुआ धन चाहे जितना भी ज्यादा हो वह हमेशा ईमानदारी की कमाई के आगे हल्का ही रहता है। अशोक यह बात सुन सर रह जाता है और फिर दूसरा सवाल पूछता है। और मेरा दूसरा सवाल, कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है? वो जो ईमानदारी से मिली हो। ईमानदारी से मिलने वाली हार जीत के समान ही होती है। और मेरा तीसरा सवाल, वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं लेकिन तोड़ने पर खत्म हो जाता है? वह है भरोसा, जो जोड़ने पर बढ़ता तो नहीं लेकिन तोड़ने पर खत्म जरूर हो जाता है। ये सारी बातें सुन मोहनलाल और अशोक दंग रह जाते हैं। अशोक रोशनी की तरफ देखा ही रह जाता है। मोहनलाल के मन में ख्याल आता है। वह अशोक से कहता है, बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारे पिताजी रोशनी की ही तलाश में थे, और तुम रोशनी को अपनाना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं इसकी शादी के लिए लड़का देख ही रहा था, और तुम तो घर के ही हो। मुझे तुम्हारे बारे में किसी से कुछ पता लगाने की कोई जरूरत नहीं।